हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। आप अपना भी ध्यान रखिए। इस कोरोना काल में, कोरोना की महामारी में अपना भी ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध न लगाइए, घर में बैठकर आप तैयारी करते रहिए। आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ एटम, फिर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहले व्हाट इज मैटर? मैटर क्या चीज़ है? जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में आपको पढ़ा चुके हैं, मैटर क्या चीज़ है, मैटर क्या है हमने आपको बताया। सिंपली आपको हमने बता दिया था कि एवरी बॉडी इज मैटर, कि इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो भी चीजें आपको मिल रही हैं, जो भी चीज दिख रही है, वो क्या चीज है? एक मैटर्स के रूप में होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको छोड़ करके बाकी सभी चीजें क्या होती हैं? मैटर में आती हैं। जैसे ब्लैक होल हुआ, टाइम हुआ, ये चीजें मैटर्स के इंक्लूड नहीं आती हैं। इसकी स्टडी हम कहीं ना कहीं आपको करा देंगे। आइए मैटर्स के बारे में बताते हैं। मैटर क्या चीज है? जिसका कुछ भार हो, एक सिंपल परिभाषा, जिसका कुछ भार हो और जो कुछ स्थान घेरती हो, और जिसका अध्ययन हम किससे करते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों से। जैसे क्या है? कलम, मार्कर, इसका कुछ ना कुछ वेट है, जहां भी रखेंगे कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी, और इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे? अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। जब तक इसको देखेंगे नहीं, जब तक इसको टच नहीं करेंगे, तब तक हम बता नहीं सकते कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो मैटर क्या चीज है? जिसका कुछ भार हो, जो कुछ स्थान घेरती हो, और जिसका अध्ययन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? यहां लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर्स के क्लासिफिकेशन कैसे है? वर्गीकरण किसमें किया गया? तो वर्गीकरण के लिए मैटर्स के द्रव्य को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया। पहला भाग इसका है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। दूसरा है केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल और केमिकल के बारे में आपको हो सकता है पता हो, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। फिजिकल क्या चीज है? फिजिकल जो अपनी स्टेज में रिवर्स हो सके। फिजिकल स्टेज क्या होता है? जो अपने पुनर्वस्था में वापस लौट सके। जैसे गेंद को, कैनवस की गेंद को हमने दबाया, कैनवस की गेंद को हमने क्या किया? दबाया और छोड़ दिया, फिर अपनी अवस्था में वापस लौटी। या बर्फ का पानी में बदलना और फिर पानी से बर्फ में बदलना, मतलब जो अपनी पूर्वावस्था में वापस लौटे वो फिजिकल स्टेज होती है। जो अपनी अवस्था में वापस न लौटे वो क्या होती है? केमिकल परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है। जैसे दूध से दही का बनना। तो आइए इसको किसमें, मैटर्स को किसमें दो भागों में बांटा गया? फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज, स्टेज माने अवस्थाओं के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया। ऐसे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज, स्टेज के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया? स्टेज के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। पहला सॉलिड, पहली चीज सॉलिड। दूसरी लिक्विड, दूसरी हो गई लिक्विड। तीसरी क्या है? गैस। चौथी क्या है? प्लाज्मा। पांचवी क्या है? BEC।
पांचवी क्या चीज है? बीईसी। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। बीईसी का मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेज। तो अब आइए हम आपको ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, बीईसी, इसकी स्टडी फिजिकल में कर लेंगे। हमको क्या करना है? केमिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि केमिकल्स में क्या है? केमिस्ट्री की स्टडी आपको करना है। तो आइए इसके बारे में हम आपको देखते हैं, बताते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को फिर दो भागों में बांटा गया। पहला पार्ट है प्योर सबस्टेंस, पहला प्योर सबस्टेंस, दूसरा मिक्सचर, प्योर सबस्टेंस माने जिसमें कंपोजिशन, संगठन क्या हो? नियत हो, कांस्टेंट हो, वो होता है प्योर सबस्टेंस। जिसमें कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं होता, वो होता है मिक्सचर। तो इस प्योर सबस्टेंस को फिर दो भागों में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स। परमाणुओं के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। पहला चीज एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। किसके आधार पर? ऑन दी बेसिस ऑफ एटम। ठीक है। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट मीन्स क्या होता है? जहां पर परमाणुओं का समूह क्या हो? समान हो। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, समान परमाणुओं का समूह क्या होता है? एलिमेंट कहलाता है। जैसे क्लोरीन और एक क्लोरीन क्या बनाया? Cl2। ये क्या हुआ? एटम। Br और प्लस Br, ये क्या हो गई? Br2। ये क्या हो गई? एलिमेंट। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या हुआ? O2। ये क्या हो गई? एलिमेंट। माने जहां पर टू आर मोर देन सेम मॉलिक्यूल हो, वो क्या होता है? एलिमेंट होता है। और कंपाउंड क्या होता है? जहां पर क्या हो? डिफरेंस टाइप के एलिमेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया? पानी, H2। एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए? पानी। तो दोनों क्या है? एक तरफ एक ऑक्सीजन मिल रही है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का परमाणु है, दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है। दोनों क्या बना रहे हैं? पानी। दोनों क्या है? डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड। और इसी कंपाउंड को फिर दो भागों में बांटा गया। पहला चीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, एक ऑर्गेनिक, यहीं से आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत, इन्हीं का अध्ययन आपको करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब वो कंपाउंड जो कार्बन के तत्वों से मिलकर बना हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब वो कंपाउंड जो कार्बन के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्वों से मिलकर बने होते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, तो यहीं से हमको इसका अध्ययन करना होगा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करना होगा और इनके मैथमेटिकली स्टडी करते हैं, इनकी गणना करते हैं, इनके सिद्धांतों पर आधारित जो गणनाएं होती है, ये उसका अध्ययन करते हैं। तो वो चली जाती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो
एक ऑर्गेनिक, इसी आधार पर इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह लेते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कह लेते हैं। तो ये तीनों की स्टडी हम एक एक करके कराएंगे, ठीक। तो दूसरी चीज है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर को भी दो भागों में बांटा गया। मिक्सचर को दो भाग में बांटा गया। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं मिक्सचर्स में? होता है, एक होता है होमोजीनस। क्या होता है? एक होता है होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर, मिक्सचर। दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब? होमोजीनस मिक्सचर का मतलब कि जो क्या हो, मिक्सबिल हो। जो मिक्सबिल हो वो होता है होमोजीनस, जो नॉन मिक्सबिल होता है वो क्या होता है? हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब जैसे कि एक फ्लास्क हमने लिया और फ्लास्क में क्या किया? पानी में क्या किया? चीनी को डाल दिया, चीनी को हिलाया कुछ देर, चीनी क्या हुई? इसमें मिक्स हो। तो ये मिश्रण क्या कहलाएगा? होमोजीनस। और हेट्रोजीनस जैसे इसी पानी में हमने क्या किया? बालू के कणों को या बालू को मिलाया और हिलाते रहिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये बालू के कण क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट के रूप में और छेद के रूप में नीचे आ जाते हैं। तो जो नॉन मिक्सबिल हो तो हेट्रोजीनस, मिक्सबिल हो तो होमोजीनस होता है, ठीक। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे और इसको स्क्रीनशॉट के रूप में लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि डिस्कवरी ऑफ एटम, परमाणु की खोज। तो पहला टॉपिक्स, यहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत और छोटे छोटे टॉपिकों से आपको बड़े टॉपिक की तरफ, बड़े सिद्धांत और केमिस्ट्री का एक एक पार्ट आपको पूरा अच्छे से तैयार करा देंगे। आप साथ बने रहिए। पहला चीज आपको मिल रहा है, क्या चीज? केमिस्ट्री का, कि डिस्कवरी ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ एटम, परमाणु की खोज। परमाणु की खोज 1808 में जॉन डाल्टन ने बहुत सारी रासायनिक अवक्रियाओं की स्टडी किया। हालांकि उस समय बहुत रासायनिक अवक्रियाओं की खोज नहीं हुई थी, लेकिन जो केमिकल चेंज हो रहे थे उनकी स्टडी किया। तो उसमें देखा उन्होंने कि जो छोटे छोटे पार्टिकल थे वो डिवाइड नहीं हो रहे थे, बल्कि आपस में एक दूसरे से जुड़ करके एक नए कंपाउंड या नए एलिमेंट्स की रचना कर लेते थे। तो जॉन डाल्टन ने ये इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम क्या दिया? एटम दिया। इनको कहला एटम नाम। जॉन डाल्टन ने एटम नाम नहीं दिया, लेकिन इन पार्टिकल के बारे में इन्होंने बताया ये एटम है। तो इस परमाणु को, इस पार्टिकल को इन्होंने देखा कि क्या था? ये पार्टिकल छोटे छोटे जो थे ये टूट नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे से जुड़ करके एक नए यौगिक की रचना करते थे, एक नए एलिमेंट की रचना करते थे। तो इन्होंने कहा कि ये पार्टिकल क्या है? नॉन डिविजिबल, मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन यही चीज इन्होंने गलत किया। जिसे मान लीजिए ये कलम है, अभी इस कंडीशन में ये डिवाइड नहीं हो रही, लेकिन अगर इसको ये कह दिया जाए कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये गलत है। टूट नहीं रही है इस समय, ऐसी कंडीशन, ये सही है। लेकिन अगर तोड़ा नहीं जा सकता ये कह दीजिए तो ये गलत है। तो इन्होंने यही चीज कहा कि ये छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं इनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो
जबकि बाद में जब इसकी खोज हुई इसमें देखा गया कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल माने इसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखा गया कि एटम की रचना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अर्थात इसमें कुछ फंडामेंटल पार्टिकल थे। तो जिन फंडामेंटल पार्टिकल से ये बना है इसमें इसको तोड़ा जा सकता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अगर बना है तो इसको इन सारी चीजों में तोड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इसको तोड़ा जा सकता है। इसीलिए जॉन डाल्टन की थ्योरी को रॉन्ग किया गया, जॉन डाल्टन की थ्योरी ठुकरा दी गई। जॉन डाल्टन ने यह भी कहा कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए उनके गुणों में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। लेकिन जब आइसोबार की खोज हुई तो ये भी गलत हो गया। इन्होंने कहा कि समान तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन आइसोटोप की खोज हुई तो ये भी ठुकरा दी गई। इसीलिए लेकिन जॉन डाल्टन ने थोड़ा सा ये चीज कहा कि परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते समय ये विभाजित नहीं होता। इतनी बात क्या थी इनकी, सत्य थी। लेकिन ये इन्होंने कह दिया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये चीज इन्होंने गलत कहा। इसीलिए जॉन डाल्टन की थ्योरी को क्या किया, गलत कर दिया गया। लगभग 100 वर्षों तक जॉन डाल्टन की थ्योरी सही मान होती रही, क्योंकि उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी। जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, परमाणु की आंतरिक संरचनाओं की खोज होती गई, वैसे वैसे पर जॉन डाल्टन की थ्योरी को ठुकरा दिया गया। अब आइए हम बात करते हैं कि अच्छा एक चीज और आप जान लीजिए कि परमाणु की थ्योरी परिभाषित कैसे करेंगे, परिभाषित डिफिनीशन कैसे करेंगे कि परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है। मतलब एक ऐसा पार्टिकल जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते समय विभाजित ना हो, वो क्या चीज है, परमाणु है। तो आइए बात करते हैं अगली चीज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड किरण, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे 1859 में जूलियस प्लांकर, 1859 में जूलियस प्लांकर ने कांच की एक ट्यूब लिया। क्या लिया, कांच की एक ट्यूब। जूलियस प्लांकर ने, देखिए एक एक वैज्ञानिकों का हम नाम लिख देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। 1859 में, हमारा बुक में नहीं मिलता, 1859 में जूलियस प्लांकर,
1859 में जूलियस प्लांकर ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। में जूलियस प्लांकर ने कांच की एक ट्यूब लेकर के इसके दोनों सिरों पर 2 इलेक्ट्रोड लगाया। एक इलेक्ट्रोड क्या थी? कैथोड, दूसरी क्या थी? एनोड। फिर इसको किसी तार से जोड़कर जब हाई वोल्टेज का पोटेंशियल लगभग 10,000 से 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया तो देखा कि नली में हरे रंग की चमक उत्पन्न हो रही थी। लेकिन जूलियस प्लांकर इस बात को नहीं समझ सका कि हरे रंग की चमक का क्या कारण है। तो 1879 में विलियम क्रुक्स ने री एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? री एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जूलियस प्लांकर के प्रयोग को दोहराया, परंतु इतना परिवर्तन किया कि इस ट्यूब को वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम माने हवा को निकाल दिया, क्योंकि विलियम क्रुक्स को इस बात को शक था कि हो सकता है हवा के कणों के टकराने की वजह से क्या होते हैं, ये हरे रंग की चमक उत्पन्न होती है। तो इसको हवा वैक्यूम करके इसमें कुछ नोबल गैस माने कुछ अक्रिय गैस से इसमें डाल दिया। कुछ नोबल गैस, अक्रिय गैस इसमें डाल दिया। अब जब इसमें कुछ अक्रिय गैसें डाल करके इसमें हाई वोल्टेज का पोटेंशियल लगा तो देखा कि वाकई में हरे रंग की चमक उत्पन्न हो रही। लेकिन विलियम क्रुक्स भी इस बात को नहीं समझ सका कि हरे रंग की चमक का क्या कारण है, लेकिन इतना आइडिया उन्होंने दिया कि ये चमक किसी किरण के द्वारा हो सकती है। तो 1885 में एक साइंटिस्ट था जीन पेरिन ने इस किरण को जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी किया तो देखा उसके नेचर के आधार पर जीन पेरिन ने इस पे बताया कि ये पर निगेटिव चार्ज है, अर्थात इस पर क्या चीज है? ऋण आवेश माने निगेटिव चार्ज है। अर्थात इस किरण के नेचर के बारे में किसने बताया? जीन पेरिन ने 1885 में ये बताया कि इस किरण पर कौन सा चार्ज है? ऋण आवेशित चार्ज है। 1885 में ही जे स्टोनी ने इसका नाम क्या रखा? इलेक्ट्रॉन रखा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कैथोड किरण का नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा, तो जे स्टोनी ने रखा। 1897 में जे थॉमसन ने इसके ई अपान यम बोले तो ई माने आवेश और यम माने द्रव्यमान। ई अपान यम माने आवेश और द्रव्यमान, चार्ज और मास का जो रेशियो था वो कितना निकाला? 1.758 into 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम निकाला। ओके। 1917 में मिल्टन ने बाई ऑयल ड्रॉप तेल की बूंदों द्वारा इसके आवेश का मान कितना निकाला? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम प्रति ग्राम निकाला।
इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो इतने वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन की खोज में अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपना अपना योगदान दिया। तो इसकी थियरी बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1859 में जूलियस प्लांकर ने कांच की एक ट्यूब लेकर के उसके दोनों सिरों पर दो इलेक्ट्रोड लगा। एक इलेक्ट्रोड कैथोड थी, दूसरी क्या थी, एनोड थी। जब उसको हाई वोल्टेज का पोटेंशियल किसी तार से जोड़कर हाई वोल्टेज का पोटेंशियल लगभग 10,000 से 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल जब अप्लाई किया तो देखा कि नली में हरे रंग की चमक उत्पन्न हो रही थी। लेकिन जूलियस प्लांकर ने इस बात को नहीं समझ सका हरे रंग की चमक का क्या कारण। तो विलियम क्रूक्स ने 1879 में विलियम क्रूक्स ने इसी प्रयोग को दोहराया और परिवर्तन किया कि उसमें कुछ नोबल गैस डाल दिया, उसको वैक्यूम कर दिया। फिर जब हाई वोल्टेज पोटेंशियल लगा तो देखा कि वाकई में हरे रंग की चमक उत्पन्न हो रही थी। लेकिन विलियम क्रूक्स भी इस बात को नहीं समझ सका, लेकिन एक आइडिया उन्होंने बताया कि ये चमक किसी किरण के द्वारा हो सकती है। तो जीन पेरिन 1885 में जीन पेरिन ने इसका जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में इसकी स्टडी किया तो इसके नेचर के बारे में बताया कि इसका नेचर कैसा है, माने इस पर चार्ज कैसा है, कि ये नेगेटिव चार्ज से बनी है। फिर जे स्टोनी ने इसका नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन रखा। जे थॉमसन ने इसके ये यम का मान इतना निकाला और मिल्टन ने बाई ऑयल ड्रॉप तेल की बूंदों के द्वारा इसके आवेश का मान इतना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम निकाला। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को मिलता है। इसीलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन। अगर खोज के बारे में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया तो जे थॉमसन ने किया। यदि इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉन नाम जे स्टोनी दिया। इस पे निगेटिव चार्ज किसने दिया, जीन पेरिन ने दिया। इस तरह से आप बताएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को इसलिए मिलता है कि परमाणु की संरचनाओं का इतने वैज्ञानिकों में सबसे ज्यादा स्टडी जे थॉमसन ने किया और इस कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन की स्टडी सबसे ज्यादा जे थॉमसन ने किया। इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय मिलता है, दिया जाता है। अब आइए बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, कैथोड किरणों के गुण के बारे में बात करते हैं कि कैथोड किरणों के क्या गुण होते हैं। कैथोड किरण की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी कैथोड किरण के गुणों में पहली प्रॉपर्टी क्या बताओगे, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी कि कैथोड किरण निगेटिव चार्ज से बनी। सिंपल सी बात, कैथोड किरण क्या होती है, ऋणावेशित होती है। दूसरी प्रॉपर्टी आप बताओगे कि कैथोड किरण स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। कैथोड किरण क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। तीसरी प्रॉपर्टी आप बताओगे कि यदि कैथोड किरणों के मार्ग में कोई व्हील रखा जाए, कैथोड किरण के मार्ग में यदि कोई व्हील या पहिया रख दिया जाए तो पहिया क्या करता है, गति करता है। गति करने क्यों, क्योंकि जब कैथोड किरण किसी वेग से, किसी वेलोसिटी से इसके पंखों पर टकराती है तो उसको, उसकी स्थिति को, उसकी अवस्था को चेंज कर देती है। अर्थात ये स्टैटिक स्टेज से डायनामिक स्टेज में आ जाती है। अर्थात
स्थितिज अवस्था से ये गतिज अवस्था में आ जाती है। जैसे आप खड़े हो, पीछे से कोई बॉडी दौड़ती हुई या स्पीडली आपको धक्का दे, प्रेशर दे, तो आपकी बॉडी भी मोशन में आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कैथोड किरण के मार्ग में यदि कोई वस्तु रखी जाए तो वो क्या होती है, गमन करने लगती, गति करती है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, स्ट्रेट लाइन मोशन की एक चीज और आपको ये बता दें, यदि इनके मार्ग में कोई वस्तु आ जाए, ठीक, सॉलिड वस्तु आती है, तो पर्दे पर इसका प्रतिबिंब बनता है, पर्दे पर इसका प्रतिबिंब बनता है। यदि ये बेंड होती मुड़ती, तो ये सीधे सीधे क्या चीज होती, ऐसे मुड़ करके यहां पर मिलती और इसका प्रतिबिंब ना बनता। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं, माने इसके मार्ग में यदि कोई वस्तु आती है तो उसकी छाया, उसका प्रतिबिंब क्या होता है, पर्दे पर प्राप्त होता है। ये हो गया कि यदि कोई व्हील आता है तो क्या होती है, गति करती। चौथी प्रॉपर्टी में आप ये लिखेंगे कि यदि कैथोड किरणों को किसी धातु की प्लेट से रोका जाए, कैथोड की किरण को किसी धातु की प्लेट से रोका जाए तो ये गर्म हो जाती है। क्यों गर्म होती है? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट टू थर्मल एनर्जी, इनकी गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। इनकी गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, उसमें, जैसे